वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लासेस जहां आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं और तुरंत समझ भी लेते हैं और याद भी हो जाता है। ठीक है ना। तो हमने आपकी जो फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की, उसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और टू बी ए बिंगो आपका 3rd चैप्टर जो है वो डिडक्ट किया जा चुका है, जो कि है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला जो तीसरा चैप्टर है वो डिडक्ट किया जा चुका है आपके इस रिवाइज सिलेबस में। तो आज हम शुरू करेंगे आपका 4th चैप्टर, जो कि है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो आपका 4th चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इक्वली बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए शुरू करते हैं 4th चैप्टर। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। अलग अलग तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मंत्री परिषद की संरचना देखेंगे कैसे होती है और उनके कार्य क्या है वो जानेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके महत्व और कार्यों के बारे में जानेंगे। प्रशासनिक मशीनरी यानी ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही होती है, उसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। तो ये वो मेन चीज है, वो जो की एलिमेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारी कोई भी जगह की सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो, जब हम किसी भी प्रकार से पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है, एक क्षैतिजिक शक्तियों का पृथक्करण होता है। तो ये जो साझेदारी होती है शक्तियों की, उसमें सरकार के 3 अंग बन जाते हैं। सबसे पहला अंग जो होता है वो लेजिस्लेशन यानी कि व्यवस्थापिका। दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। अब जब हम इनको पृथक कर दिया है तो ऑब्वियसली हमने इनके लिए कुछ अलग अलग काम भी डिसाइड किए होंगे। वो काम क्या क्या हो सकते हैं? व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण। तो कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका उन्हीं कानूनों को लागू करने का काम करेगी। और न्यायपालिका उन कानूनों के आधार पर न्याय भी करेगी और उन कानूनों की रक्षा भी करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से अलग अंग बना दिए गए हैं। इन अंगों के आधार पर अगर हम सरकार को पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर समझना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन देखिए, कानून बनाया, काम खत्म। कानून बनने के बाद उनके आधार पर न्याय किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनका एग्जीक्यूशन करना। वो काम किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ऑब्वियसली लेजिस्लेचर मेड द लॉज and executive made the implementation of those laws and judiciary support the laws। तो यानी कि ये तीनों अंग आपस में मिलकर काम करते हैं और इन्हीं तीनों अंगों से बनता है ये जो पूरा सर्कल है, जो गवर्नमेंट का सर्कल है। तो ये गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन हैं जो मिलके ये काम करते हैं। लेजिस्लेशन जो है वो लॉ मेकिंग का काम करता है। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लॉज के इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं और जुडिशरी उस आधार पर जस्टिस का काम करती है। तो ये पूरा एक तंत्र बना हुआ है जिसके अंदर अच्छे से यानी हॉरिजॉन्टली, क्षैतिजिक रूप से सत्ता की साझेदारी की गई है, पावर शेयरिंग की गई है। तो इसी पावर शेयरिंग में जो सेकंड हमारा जो अंग है, जो कि लॉ के इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अगर लॉ प्रॉपर्ली इम्प्लाई नहीं किए जाएंगे तो सबसे मुख्य समस्या उठ खड़ी होगी। तो क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका कहते किसे हैं?
कार्यपालिका कहते किसे हैं? कार्यपालिका हमने देखा कि जिसको हम प्रॉपर अगर डेफिनेशन देना चाहें, अगर हम उसको परिभाषा देना चाहें, तो हम ये कहेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें एक अंग द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है और दूसरा अंग उन कानूनों को लागू करता है। तो उन कानूनों को लागू करने का कार्य जिस अंग द्वारा किया जाता है उसको कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं, अलग अलग तरह की कार्यपालिकाएं कैसे काम करती है, साथ ही कार्यपालिका का गठन कैसे किया जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कार्यपालिका की शक्तियां क्या है या उनके कार्य क्या है। देखिए, शक्तियां और कार्य एक ही टॉपिक में हम पढ़ते हैं हमेशा। पावर और फंक्शन जो होते हैं वो एक ही टॉपिक में पढ़ेंगे, ताकि हमें, क्योंकि शक्तियां तभी काम करती है जब आप कार्य करें, और कार्य तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको शक्तियां मिली हुई हो। और उसके बाद इसका महत्व कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, भारत में कार्यपालिका जो है 2 स्तरों पर कार्य करती है। आप सभी को पता है कि भारत में क्या है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। तो संघीय शासन प्रणाली में केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर होता है। अगर हम देखें तो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति को शामिल किया गया है, उपराष्ट्रपति इसमें होता है, प्रधानमंत्री इसमें होता है, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, और इन सब के साथ साथ जिसको शामिल किया गया है, जिसको कहते हैं नौकरशाही, या जिसको ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, उसको भी कार्यपालिका में ही शामिल किया जाता है। वहीं अगर राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर में जहां राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां राज्य स्तर में राज्यपाल होता है। जहां प्रधानमंत्री होगा वहां मुख्यमंत्री की स्थिति देखी जा सकती है। जहां मंत्री परिषद होती है वहां राज्य की मंत्री परिषद होती है, और जहां न्यायवादी होता है वहां महाधिवक्ता होता है। और नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी जो है वो दोनों में इक्वली काम करती है। तो इस प्रकार कार्यपालिका को स्तरों में बांट दिया जाता है, जहां सबसे ऊपरी स्तर पर राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है, वहीं राष्ट्र में, देश में सबसे ऊपरी स्तर पर राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये किस प्रकार की कार्यपालिका है, ये संसदीय कार्यपालिका के अंग है। ये सभी जो है वो संसदीय कार्यपालिका के अंग हैं, जो भारत में काम करती है। कार्यपालिका सिर्फ संसदीय नहीं होती, सिर्फ संसद से काम नहीं चलता। आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे अलग होते हैं। जैसे रूस में जो है ड्यूमा काम करती है, वैसे ही अमेरिका में सीनेट और कांग्रेस काम करते हैं। वैसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की संसद होती है। तो कार्यपालिकाएं भी अलग अलग तरह की होती है। आपने कभी सुना है कि जर्मनी के राष्ट्रपति या जर्मनी के प्रधानमंत्री? नहीं सुना है, क्योंकि जर्मनी में चांसलर काम करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री काम करते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति काम करते हैं, रूस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, श्रीलंका में चले जाइए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो सेरेमोनियल हेड होते हैं, जो संवैधानिक प्रधान होते हैं सिर्फ। तो यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग तरह की कार्यपालिकाएं काम करती हैं। तो उनको अगर हम अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, आपकी बुक में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त फ्लो चार्ट है। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप कार्यपालिकाओं के प्रकार अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें 2 आधार पर कार्यपालिकाओं को जो है विभाजित किया गया है। पहला आधार है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। सामूहिक नेतृत्व भी होता है और उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सिर्फ सामूहिक नेतृत्व नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। या हम अगर कहना चाहें कि सामूहिक नेतृत्व किसे कहा जाएगा, तो सामूहिक नेतृत्व का अर्थ होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति को राष्ट्र ना चुने। देखिए, जो जिस तरह से अलग अलग होती है, किसी कहीं संसद होती है, कहीं राष्ट्रपति होता है, तो उस तरह से अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है कि जो सामूहिक नेतृत्व प्रणाली के आधार पर सबसे पहली होती है संसदीय। संसदीय जो कि भारत में है, उसमें सरकार के प्रमुख को क्या कहते हैं? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर जो है प्रधानमंत्री कहा जाता है। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कौन होता है? वो विधायिका में बहुमत दल वाले का नेता होता है। वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। देश का प्रमुख राजा भी हो सकता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति भी हो सकता है। अगर राजा है तो वहां क्या है? वहां संवैधानिक राजतंत्र है, और अगर राष्ट्रपति है तो वहां संसदीय गणतंत्र है। ठीक है, और ये दोनों ही जो होते हैं वो औपचारिक शासन के प्रमुख होते हैं। एक संसदीय होती है और दूसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक।
अर्ध अध्यक्षात्मक देश में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहां राजा नहीं होता। फिर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका यानी कि संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ये होता है संसदीय प्रकार की जो प्रणाली होती है उनमें। फिर एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर प्रणाली जिसमें अध्यक्षात्मक जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। अगर हम इसको अच्छे से अगर हम इसको अलग करना चाहें तो हम समझ सकते हैं इस चीज को कि अलग अलग प्रकार की जो होती है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय। संसदीय कार्यपालिका की, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे? संसदीय कार्यपालिका में सबसे पहले देश का प्रधान, संसदीय कार्यपालिका में देश का कौन होता है? प्रधान। देश का प्रधान राजा भी हो सकता है और देश का प्रधान राष्ट्रपति भी हो सकता है, ठीक है। अगर संसदीय कार्यपालिका में देश का प्रधान जो है वो राजा है तो इसका मतलब वहां किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? वहां जो है संवैधानिक राजतंत्र है। और अगर देश का प्रधान राष्ट्रपति है तो इसका मतलब वहां क्या है? वहां संवैधानिक गणतंत्र है। एक चीज है जो आपको बहुतों को नहीं पता, जब भारत का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि भारत किस प्रकार का देश है, तो हमारी जो प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ होता है कि भारत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब निकल के आया है कि गणराज्य क्या होता है, गणराज्य किसे कहते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे नहीं बता पाते। चलिए हम समझ सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वो होता है जो अपना काम खुद देखता है, अपने इंटरनल मैटर को खुद हैंडल करता है। समाजवादी यानी जनता का भला सोचने वाला। पंथ निरपेक्ष यानी जो किसी एक धर्म में विश्वास ना करे, धर्मनिरपेक्ष। वो लोकतंत्रात्मक हम सब समझते हैं। ये गणराज्य क्या होता है? बहुत से बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते ठीक से आंसर। तो गणराज्य क्या होता है? गणराज्य का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां राष्ट्र का प्रमुख जो हो वो वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए ऐसी शासन व्यवस्था जहां राष्ट्र का प्रमुख। अब फिर एक बात निकल के आएगी, राष्ट्र का प्रमुख। तो हम दो तरह की बात कह सकते हैं। एक होता है राष्ट्र का प्रमुख और दूसरा होता है शासन का प्रमुख।
तो हम यहाँ शासन के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री जैसे किसी भी संरचना की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्र के प्रमुख की, यानी कि जो राष्ट्र का सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, उसको क्या कहते हैं? उस शासन व्यवस्था को हम गणराज्य कहते हैं। तो ऐसे में आपको ये कंफर्म होना जरूरी है, क्या भारत गणराज्य है? भारत गणराज्य है क्या? या फिर आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्या ब्रिटेन गणराज्य है, या ये पूछा जाए कि क्या अमेरिका गणराज्य है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं, आप अगर आपने थोड़ा सा भी इन राष्ट्रों की जो व्यवस्था है इसको समझा हो तो। ठीक है ना? आपसे अगर पूछा जाए कि क्या भारत गणराज्य है, बिल्कुल गणराज्य है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्या अमेरिका गणराज्य है? अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। क्या ब्रिटेन गणराज्य है? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां का जो राष्ट्र का प्रमुख है, शासन का प्रमुख नहीं, वहां के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो राजा या रानी होते हैं। और आज भी हमें पता है कि एलिजाबेथ सेकंड जो है वहां की क्वीन है। तो ऐसे में ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, ब्रिटेन हो सकता है इनमें से बाकी सब चीजों को भी अडॉप्ट कर ले, लेकिन ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है। द ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक। ठीक है ना? आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक बट इंडिया इज अ रिपब्लिक। तो जहां राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत ना होकर और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। तो ऐसे में अगर प्रधान राजा है तो वो क्या होगा? वो संवैधानिक राजतंत्र होगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति है तो वो क्या होगा? वो संवैधानिक गणतंत्र होगा। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को? उसके बाद में देश का प्रधान तो राजा या राष्ट्रपति होता है, और जो शासन का प्रधान होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद। तो हम आराम से इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो संसदीय कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है, लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में हमें ये भी समझना होगा कि ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए उसी प्रकार से अपने काम को अंजाम देते हैं। देखिए, विधायिका में बहुमत दल वाले नेता होते हैं, विधायिका के प्रति वो जवाबदेह होते हैं, और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये होती है संसदीय कार्यपालिका जो हमारे देश में काम कर रही है। उसके अलावा दो और जो मेंशन की गई हैं वो है, एक तो अर्धसंघात्मक, या जिसको हम कह सकते हैं अर्ध संसदीय भी कह सकते हैं और अर्ध संघात्मक भी कह सकते हैं। अर्ध संघात्मक कार्यपालिका और दूसरी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अब इनमें भी आपको थोड़ा समझना होगा कि यहाँ मुख्य भाग किसका है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का। यहाँ जो होता है वो सारा काम ये सब मिलके करते हैं। वेदर द प्राइम मिनिस्टर इज, तो प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन यहाँ राजा नहीं हो सकता। ठीक है? और अध्यक्षात्मक में जो कुछ भी होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखनी होती है अध्यक्षात्मक की, कि राष्ट्रपति जो होता है वो विधायिका के प्रति
उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अगर आप ये चीजें समझ गए तो इसका मतलब आपको कार्यपालिका बहुत हद तक समझ में आ गई कि संसदीय कार्यपालिका जो होती है उसमें देश का प्रधान राजा या राष्ट्रपति हो सकता है। अगर राजा वहां देश का प्रधान है तो उसको हम कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और अगर राष्ट्रपति वहां का प्रधान है तो हम उसको कहेंगे संवैधानिक गणतंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। वहां शासन का प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं जो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अर्धसंघात्मक में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मिलकर काम करते हैं, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं और ये अपनी विधायिका के लिए उत्तरदायी भी नहीं होते। इसके लिए हम देखते हैं एक बार श्रीलंका की जो अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है उसके बारे में। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई, और इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। लेकिन यह भी संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हो। अगर अलग अलग दलों के हो गए तो वहां सत्ता की खींचतान शुरू हो जाती है। संविधान राष्ट्रपति को बहुत शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल वाले सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। हालांकि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान कौन होता है? सेनापति। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है, यानी कि वो वहां सिर्फ राष्ट्र का नहीं बल्कि सरकार में भी प्रधान की भूमिका रखता है। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की इक्वल पावर्स होती हैं। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और किसी प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और फिर संसद का अध्यक्ष भी ये बात से संतुष्ट हो जाए कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकता है और फिर सर्वोच्च न्यायालय आगे की कार्यवाही कर सकता है। तो श्रीलंका में ये जो स्थिति बनाई गई है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। भारत में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जहां इतने सारे जो है इस प्रकार के नहीं आते कि किस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार के नेता अलग अलग प्रकार के शासन के जो अध्यक्ष होते हैं वो रहेंगे। वहां राष्ट्रपति जो है उसी को मुखिया बनाया गया है भारत में, और राष्ट्रपति की मदद के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में इसे एकदम क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ की कार्यपालिका काम करेगी। भारत में क्या कहा गया है भारतीय संविधान में कि सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसी पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। आप देखेंगे कि इस तरह से जो ही शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां क्या किया गया है? वहां राष्ट्रपति को बाउंड कर दिया गया है कि राष्ट्रपति वही करेगा जो उसको मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाएगी। यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74(1), there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with the such of advices, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance to the advice टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसीडरेशन। यानी कि भारत में सब कुछ एकदम क्लियर करके कह दिया गया है कौन किस तरह से शक्तियों का यूज करेगा, कौन कितनी शक्तियों का मालिक होगा, किसके पास शक्तियां नहीं होंगी। तो आपको ये एकदम ध्यान में रखना है कि भारत में सब कुछ जैसे क्लियरफाई कर दिया गया है, तो उस अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने ये समझ लिया होगा कि किस प्रकार से कार्यपालिका होती है और क्या क्या कार्य जो है कार्यपालिका के हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी उनको पावर होती है, भारत में किस तरह कार्यपालिका वर्क करती है। ये सब चीजें हम आने वाले वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, और अगर आप कार्यपालिका समझ लेते हो तो अगला चैप्टर यानी लेजिस्लेशन आपके तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इस तरीके से कि आपको साथ के साथ सब कुछ याद हो जाए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।